नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस पार्टी के पलायन रोको नौकरी दो नारे के तहत कन्हैया कुमार आज सीएम आवास मार्च में शामिल होने और राजस्थान से पटना पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट का कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने पटना एयरपोर्ट पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन पायलट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा, पलायन रोको नौकरी दो के तहत हम बिहार से इनकी शुरुआत की और आज का समापन है। मैं इस समापन कार्यक्रम में भाग लेने आया हूं। आज मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप इस पूरे मामले को देखें, आखिर बिहार में पलायन क्यों हो रहा है। पलायन रोको नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। नारे और यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है, जनता ने खूब देख लिया और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, NSY, तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आज उस यात्रा का समापन है। हमारी एक ही मांग है कि आप घोषणाएं करते हैं, वादे देते हैं, जुमले करते हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरी में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवानों के साथ खड़ा है। उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। यात्रा के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नेतागण, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर नौजवानों में उत्साह और विश्वास पैदा करेंगे कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने अब तक जो चुनाव जीतने का गणित बिठाया है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करी है, पाले बदले हैं। केंद्र सरकार ने जो बिहार को वादे किए थे, लगातार उन पर पानी फेरा है। तो हम जवाब मांगने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस, NSY, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा वाले रास्ते पर चलते हुए जोर शोर से, पूरे दम के साथ प्रदर्शन करेंगे। बिहार की पलायन आप ही लोग के राज में शुरू हुआ था सर। कौन सत्ता में 11 साल से केंद्र में और कौन शासन चला रहा है यहाँ सालों साल से बिहार में, सब जानते हैं। कितनी बार जनता ने मौका दिया। हर बार जुमले, झूठे वादे और झूठे आश्वासन के अलावा नौजवानों को कुछ नहीं मिला। और आज वो समय आ गया है कि नौजवानों को न्याय हम दिलाएं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्परता से खड़ी है। इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को? नुकसान फायदा हो ना हो, हमारा जो संकल्प है, जो प्रतिबद्धता है नौजवानों के प्रति, राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, खड़गे साहब कह चुके हैं कि देश में नौजवानों की जो भागीदारी, हिस्सेदारी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। और चुनाव तो देखो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि सब वर्गों को साथ लेंगे, किसानों को, महिलाओं को, लेकिन विशेष रूप से नौजवानों के साथ आज जो। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। बता दें कि अपने 85वें काशी दौरे से पीएम राजा तालाब के मेहंदीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 2.5 घंटे के प्रवास में करीब 3,884 करोड़ की 44 परियोजनाएं काशी को समर्पित करेंगे। इसमें 1629 करोड़ की लागत से 19 परियोजनाओं का लोकार्पण व 25 का शिलान्यास भी करेंगे। इसमें बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास NH पर अंडरपास, टनल, यूनिटी मॉल समेत 2,255 करोड़ की परियोजनाएं भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री 3 जीआई उत्पादों का प्रमाण पत्र और 70+ आयु वर्ग के 3 बुजुर्गों को मनसही आयुष्मान कार्ड प्रदान भी कर सकते हैं। बता दें कि बनास डेयरी से जुड़े प्रदेश के 2.70 लाख दूध उत्पादकों को ऑनलाइन 106 करोड़ रुपए बोनस ट्रांसफर करेंगे। प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम सुबह लगभग 10 बजे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगुवाई करेंगे। इसके बाद पीएम हेलीकॉप्टर से राजा तालाब के मेहंदीगंज में बने हेलीपैड आएंगे और कार से जनसभा स्थल पहुंचेंगे। जनसभा व लोकार्पण शिलान्यास के बाद पीएम बाबतपुर एयरपोर्ट से ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम स्थल और प्रधानमंत्री के मार्ग नो फ्लाई जोन में रहेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रवार को वाराणसी दौरे के मद्देनजर सड़क मार्ग का वैकल्पिक रूट भी रहेगा।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर गुरुवार को राजधानी पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दक्षिण बिहार में जल्द ही एक नया होम्योपैथिक कॉलेज अस्पताल की स्थापना की जाएगी। बता दें कि यह संस्थान चालू वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 64 वर्षों के बाद किसी नए होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना हो रही है, जो चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता लगातार राज्य में बढ़ रही है। लोगों में इस पर भरोसा भी बढ़ा है क्योंकि ये किफायती और प्रभावी है। वहीं खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग इस पद्धति पर सहज विश्वास करते हैं। उन्होंने बताया कि पटना के कदम कुआं स्थित 10 बेड वाले होम्योपैथी अस्पताल में हर दिन करीब 200 मरीज इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मुजफ्फरपुर में 121 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक 200 बेड का होम्योपैथिक अस्पताल बनकर तैयार किया जा रहा है, जिसका निर्माण लगभग अंतिम चरण में है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। ये राज्य का पहला सरकारी आधुनिक होम्योपैथी अस्पताल होगा। वहीं राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 86 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सुझाव दिया कि जिस तरह से डॉक्टर सैमुअल हनीमैन की जयंती मनाई जाती है, उसी तरह भारत में होम्योपैथी के जनक बाबू राजेंद्र लाल दत्ता और बिहार में इसकी नींव रखने वाले बी भट्टाचार्य की जयंती भी मनाई जानी चाहिए। विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कार्यक्रम में कोविड-19 महामारी के दौरान होम्योपैथी की भूमिका की सराहना की और कहा कि इस पद्धति ने लोगों को राहत पहुंचाई है। वहीं इस मौके पर आयुष क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 चिकित्सकों को सम्मानित किया गया और होम्योपैथी से जुड़े नवीनतम शोध और उपचार पद्धतियों की जानकारी भी साझा की गई। डॉक्टर हनीमैन के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। चिकित्सा पद्धति की शुरुआत यूरोप से हुई, जर्मनी से हुई और हम सब लोग जानते हैं कि जिनके चित्रकार हम सबको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे डॉक्टर हनीमैन ने इस विद्या की खोज की थी, इस तरह की खोज की थी होम्योपैथी और होम्योपैथी की खोज सर्जन हनीमैन ने जर्मनी में किया और धीरे-धीरे यह पद्धति पूरी दुनिया में आगे बढ़ा और आज भारत में भी इस पद्धति से इलाज करने की जो व्यवस्था है, जो लोगों के लिए शिक्षा करने के सेवा करने के अवसर है, वो सारे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं इस आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। और जो संपूर्ण चिकित्सा व्यवस्था है, वो होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, इन सभी विद्याओं को बेहतर तरीके से समाज में लाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी आधुनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 आयुष मंत्रालय का गठन किया। चूंकि हम सब लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मानना है कि ये सारी जो चिकित्सा विद्या है, सभी का इस्तेमाल भी होना चाहिए और सभी का लाभ समाज को मिलना चाहिए। और आज निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के बाद यदि किसी चिकित्सा पद्धति की समाज में सबसे ज्यादा मान्यता और स्वीकार्यता है तो वो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है, जिस पर हम सब लोग विश्वास करते हैं और हम सब लोग इलाज करते हैं। डॉक्टर हनीमैन होम्योपैथी चिकित्सा की वो गीता की जिसका नाम पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम आज 1820 था, ये पुस्तक बनाया गया और उस पुस्तक के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सा पद्धति के बारे में दुनिया को जानकारी दी और हमसे जानकारी प्राप्त करके लोगों का इलाज और उपचार भी करते हैं। यह बहुत ही लोकप्रिय चिकित्सा पद्धति है, प्रभावशाली है और किफायती है। मुझे याद है बचपन से ही होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के कई चिकित्सकों से निकट संपर्क रहा था और उपचार भी बचपन में भी हुआ और अभी मैं दवा होम्योपैथी का लेता हूँ। ऐसी बात जो देखता हूँ होम्योपैथी डॉक्टर्स के कि समाज के जो गरीब कमजोर आदमी होता है, जिसे वो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उसका सहज विश्वास और सहज उसके कदम सबसे पहले होम्योपैथी चिकित्सक के दवाखाने की तरफ जाता है। उसको विश्वास होता है कि वहां सबसे दवा मिल जाएगा और हम स्वस्थ हो जाएगा। और इधर जो रसों में मेरा पश्चिम बंगाल आ गया है, बहुत ज्यादा रहता है। तो पश्चिम बंगाल में मैं देखता हूँ कि जिस
जिस प्रकार से बिहार में बेटा की चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के आउटपुट चलते हैं डिफरेंट जगहों से, उसी प्रकार से बंगाल में इसकी बहुत ज्यादा प्लानिंग है और बंगाल में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के ओपीडी के जो डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक खोलते हैं और मरीजों को देखते हैं और बड़ी संख्या में देखते हैं, उनके बाहर में जो देखता हूँ भीड़, वो भीड़ जो होती है वो भीड़ सामान्य लोगों की होती है और समाज से कमजोर गरीब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की होती है। और इससे मुझे जो लगता है कि इस चिकित्सा पद्धति के प्रति कितना बड़ा विश्वास है लोगों को कि आज ये लोग सब लोग आते हैं इलाज करवाते हैं। ये लोग कदम उठाए हमारा 10 बेड का हॉस्पिटल है, वहां के बारे में जो मुझे जानकारी मिली है कि उस 10 बेड के हॉस्पिटल एवरेज 200 पेशेंट डेली आते हैं। अब समझिए 200 पेशेंट यदि एक अस्पताल में डेली आते हैं तो कितना ज्यादा भरोसा है समाज का आपके ऊपर, ये आपके सामने कहना है। तो ये जो भरोसा है, इस भरोसा को हमको और बेहतर करना और बराबर मैं ये भी देखता हूँ कि जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट से कोई फंस जाता है, हार जाता है, तब उस वक्त समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा और सीएम नीतीश कुमार के आवास घेरने को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी यात्रा है पहले हम लोगों ने ही शुरू की थी। दरअसल तेजस्वी यादव आज राबड़ी आवास के बाहर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब पूरी तरह से क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बिहार में अब एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब 200 से ज्यादा गोलियां नहीं चलती। हत्या, अपहरण, लूट जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। वहीं मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय उनके अधीन है, लेकिन फिर भी हालात काबू से बाहर हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को बचाने के लिए भ्रष्ट अफसरों को प्रमोशन दे रही है और नए नए कानून बनाए जा रहे हैं ताकि अपराधियों को पूरी तरह से संरक्षण मिल सके। तो वहीं तेजस्वी यादव ने जदयू नेता के भांजे की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि चाहे वो आम हो या खास, कोई भी राज्य में अब सुरक्षित नहीं है। प्रशांत किशोर की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई भी रैली कर सकता है, ये अच्छी बात है। सब अपने काम में लगे हैं, हम लोग अपने काम में लगे हैं। उन्होंने गांधी मैदान में आयोजित अपनी ऐतिहासिक रैली की चर्चा करते हुए कहा कि इतिहास की सबसे बड़ी रैली गरीब रैली थी जो लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने पूरे पटना को पाट दिया। अब भी रैली कर रहे हैं, जनता मालिक है और जनता के निर्णय हमारे सिर आंखों पर है। वहीं कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ जैसी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले हम लोगों ने की थी। ये सब देश का मुद्दा है, बिहार का मुद्दा है। तेजस्वी की लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है। खुशी होती है कि और भी दल इस मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं। वहीं नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री की स्थिति चिंताजनक है। उनकी उम्र और सेहत पर अब साफ असर दिख रहा है। चुनाव के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं तहव्वुर राना के भारत आने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जो भी लोग ऐसी घटना में शामिल थे उन पर कार्रवाई हो रही है, ये अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।